हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मेहरा मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल गुड और खूब अच्छे से अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। तो हम कर रहे थे इंडियन पॉलिटी सीरीज जिसमें हमने लेक्चर फर्स्ट जो किया था वो किया था बेसिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर हमने किया था टाइप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कितनी टाइप की होती है। ठीक है, तो लेक्चर थर्ड में हम कर रहे थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इनकी कॉन्स्टिट्यूशन बनने में जो हिस्ट्री रही है उसके बारे में पढ़ रहे थे। और इसका हमने लेक्चर थर्ड का पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड कर लिया और आज हम पार्ट थर्ड करेंगे जो हमारा एक्ट है पिट इंडिया एक्ट। ओके डन। आई होप आपने पिछले लेक्चर जरूर विजिट किए होंगे। अगर नहीं किए तो आप प्लीज उनको देखिए, तभी आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि रिकॉल करेंगे तभी हमारे लेक्चर में लिंक क्रिएट होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है 1600 एडी में एज ए ट्रेडर के रूप में, मींस वो ट्रेड करने आती है। ठीक है, और वो किससे परमिशन लेके आती है? वो परमिशन लेके आती है वहां की क्यून से, जो तब की क्यून थी एलिजाबेथ फर्स्ट। ओके, यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ओके, देन उन्होंने जब वहां ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, इंडिया में ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने देखा कि इंडिया में जो लोग हैं, जो किंग हैं, वो खुद ब खुद आपस में लड़ते रहते हैं। आपस में क्या करते हैं? लड़ते रहते हैं। तो वहीं से उनके माइंड में आया क्यों ना हम इन पर रूल करें। ओके, तो वहां से ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि सबसे पहले आपकी हुई बैटल ऑफ प्लासी। क्या कौन सी बैटल हुई? बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। ठीक है, इसके बाद दूसरी बैटल जो हुई वो हुई आपकी बैटल ऑफ बुक्सार 1764। और इसके बाद 1765 में इनको मिले दीवानी राइट। क्या मिले इनको? दीवानी राइट। दीवानी राइट का बेसिकली मीन क्या है? दीवानी राइट मीन ability to collect tax and other civil rights। ओके, इनको टैक्स कलेक्ट करने की परमिशन दी गई। देन लोगों को समझ आया कि ये ब्रिटिशर जो हैं बाहर से आकर हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। तब सबसे पहली जो बैटल हुई वो थी रिवोल्ट ऑफ 1858, जिसको आप स्प्योए इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। अंडरस्टूड? तो यहां से फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन ने 1858 के बाद डायरेक्ट कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने क्या किया? डायरेक्ट कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया इंडिया की टेरिटरी। फिर इनको जो दीवानी राइट्स दिए गए, दीवानी राइट्स की वजह से क्या हुआ, इन्होंने जो कंपनी के नुमाइंदे थे, जो कंपनी में काम करने वाले थे, वो ऑफिसर्स क्या होने लगे? वो ऑफिसर रिच होने लगे। ऑफिसर तो रिच होने लगे, बट इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो डेप्ट में चली गई। तो उन्होंने मदद किससे मांगी? फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट से मदद मांगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या मांगी? मदद मांगी। ओके, तो फिर यहां से क्या हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक चांस मिल गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या मिला? चांस मिला कि वो जो ब्रिटिश टेरिटरी है इंडिया में वहां पर कंट्रोल कर सके। ओके,
यहाँ से आपको इतना समझ आ गया। तो तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर एक्ट पास किए, जैसे फर्स्ट एक्ट किया था रेगुलेटिंग एक्ट। फिर रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी तो उसको अमेंड करने के लिए इन्होंने निकाला अमेंडिंग एक्ट। कौन सा एक्ट निकाला, अमेंडिंग एक्ट। ओके, देन इसमें भी कुछ फ्लॉज आ गए, कुछ चीजें क्लियर नहीं थी, तो इन्होंने नेक्स्ट एक्ट जो पास किया वो किया पिट्स इंडिया एक्ट। ओके, तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा और आपने अच्छे से इस चीज को समझ लिया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं आज के इस टॉपिक पर, पिट्स इंडिया एक्ट। अगर हम पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें, पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें तो ये सेकंड इम्पोर्टेंट एक्ट रहा है, इम्पोर्टेंट एक्ट रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। हम इन एक्ट्स को पढ़ क्यों रहे हैं, ये तो ब्रिटिशर्स के एक्ट है, हमें क्या लोड़ है, जरूरत है इसको पढ़ने की। बट इसकी जरूरत इसलिए है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं इनकी शैडो देखने को मिलती है। यहाँ से कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती हैं, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और हमें इसको पढ़ने की जरूरत होती है। तो देन चलते हैं आज के इस टॉपिक पर, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, एक सेकेंड मैं पेन का कलर चेंज कर लूं, पिंक ले लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल इन इंडिया। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं। ये सेकंड इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। इसके सिग्निफिकेंट बहुत है लेजिस्लेशन जो पास की ब्रिटिश पार्लियामेंट में, मींस कि जो इस एक्ट में कमियां थी, उन कमियां जो रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां निकली उसमें अमेंडमेंट करने को बोला, वो निकला पिट्स इंडिया एक्ट। ओके, इस एक्ट का काम था कि इसमें जो भी डिफेक्ट हैं उसको हम क्या करेंगे, इनेक्ट करेंगे। ओके, तो ये फीचर्स हैं, ठीक है, बट इनको मैं अच्छे से आपको नेक्स्ट पेज पर डिस्क्राइब करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम पिट्स इंडिया एक्ट की इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था 1784 में। और किसने पास किया था, विलियम पिट यंगर जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन की, उन्होंने किया। जो पिट्स थे वो उस टाइम ब्रिटेन के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, तो इसका ऑब्जेक्ट या इसकी एम क्या बोल सकते हैं कि टू करेक्ट द फ्लॉज ऑफ द अर्लियर रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 का एक्ट है उसमें जो कुछ कमियां रह गई थी, तो उसको करेक्ट करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया। टू एड्रेस द ग्रोइंग कंसर्न ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया, वही बात हो गई कि जो ग्रोइंग कंसर्न था एडमिनिस्ट्रेशन का, इंडिया में कैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन करें, राज करें, तो उसी को लेकर ये एक्ट पास किया गया। वाई पिट्स इंडिया एक्ट पास, सबसे क्वेश्चन जो अराइज होता है आपके मन में भी आया, क्यों अगर अमेंडिंग एक्ट पास किया गया तो ऐसा क्या हो गया कि पिट्स इंडिया एक्ट को फिर लाना पड़ा, तो उसका रीजन समझते हैं। ओके, तो फर्स्ट रीजन है कि अमेंडिंग एक्ट तो पास किया गया बट उसकी वजह से भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या फील किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, वो उसको अभी भी इतनी फ्रीडम दी हुई है कि वो अपनी मनमर्जी से काम कर रही है और वो करप्शन करने पर लगी हुई है। फिर क्या कर रही है, वो वहां के पॉलिटिकल इशू को मिसमैनेजमेंट कर रही है, अपने हिसाब से पॉलिटिकल इशू को चला रही है, ठीक है। तो इसी वजह से पिट्स एक्ट को पास किया जिसके लिए कि वो एक अच्छा कंट्रोल बना सके ब्रिटिश क्राउन का इंडियन टेरिटरी पर। ओके, ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया पर। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि इल डिफाइंड पावर, इसका एक जो प्रॉब्लम थी पिछले एक्ट में कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ना और उसकी काउंसिल थी,
उसमें एक चीज थी कि अगर गवर्नर जनरल कोई चीज के लिए यस बोलता है बट बाकी के 4 मेंबर जो हैं वो नो बोल देते हैं, तो ये इस इनकी मानेगा, ये अपनी नहीं चला सकता था। तो इसके बीच जो फ्रिक्शन हो रही थी इनके डिसीजन मेकिंग में, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर इतना भी क्लियर नहीं था कि कमर्शियल कौन देखेगा और पॉलिटिकल अफेयर कौन देखेगा। तो ये थे इसके लिए हमें पिट्स इंडिया एक्ट को, जो ब्रिटिशर थे उनको एक्ट पास करना पड़ा। ओके, आई होप यू आर और अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं की फीचर्स ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट। अभी इसके फीचर्स, इसकी वजह से क्या क्या चीजें हुई उसको पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहला फीचर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूल कंट्रोल सिस्टम। ओके, इसको समझते हैं हम। ड्यूल कंट्रोल, ये सभी के आपके मन में आया होगा कि ड्यूल कंट्रोल मींस क्या क्या हो गया। इसमें क्या लाया गया, 2 बॉडीज बनाई गई, एक बनाई गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दूसरी बनाई गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये तो पहले से थी, इसको न्यू बनाया गया। अब इसका कारण क्या है इसको बनाने का, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है बॉडी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये क्या करेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, और जो इसके बीच 6 मेंबर बनाए गए, इंक्लूडिंग 2 मेंबर, एक एक्सचेक, इसमें 2 मेंबर जो बनाए गए, एक एक्सचेकर रखा गया और दूसरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। और इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, इन्होंने ओवरसी करना, मीन इन्होंने देखना है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को, मीन जो इंडियन, जो ब्रिटिश टेरिटरी जो इंडिया में थी उस पर जो पॉलिटिकल कंट्रोल करना इन्होंने, उसके मैटर्स को देखना है। ओके, वहीं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है उनका काम क्या होगा, उनका काम क्या होगा कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे। अंडरस्टूड। तो मीन्स कि जो ट्रेड के रिलेटेड जो भी चीजें, जो भी मैटर होगा वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। ओके, आई होप आपको यहां तक ये चीज समझ आ गई होगी। तो आपका फर्स्ट जो ड्यूल कंट्रोल फीचर हो गया, इसका मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैंडल पॉलिटिकल मैटर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ट्रेड देखेंगे। नेक्स्ट आपका है सेकंड, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम मोर पावरफुल, मीन जो गवर्नर जनरल है उसको बहुत ज्यादा पावर दे देगी। मीन कि जो बाकी मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, वहां के जो गवर्नर हैं वो अब क्या करेंगे, वो कोई भी एक्शन जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बिना नहीं ले सकते। वो डिप्लोमेसी पर भी गवर्नर जनरल से कांटेक्ट करेंगे, उनको बताएंगे, फिर वो काम करेंगे। ओके, उसकी अप्रूवल के बिना कोई काम नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या मिला कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो बहुत पावरफुल हो गया। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट है आपका काउंसिल रिड्यूस्ड। अब इन्होंने क्या किया, काउंसिल को रिड्यूस कर दिया। पहले जो 4 मेंबर दिए गए इनकी काउंसिल को, अभी इन्होंने रिड्यूस कर दिया 3 मेंबर को। प्रोसीजर वही सेम है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या करेगा, अगर नो बोलेगा, अगर इन्होंने यस बोल दिया तो ये यस करेंगे, गवर्नर जनरल यस पर काम करेगा। प्रोसीजर वही है, बस अपने दिल को तसल्ली के लिए इन्होंने एक मेंबर कम कर दिया। ठीक है, तो यहां से क्या क्लियर हुआ कि इन्होंने रिड्यूस किया अपनी तरफ से, इन्होंने इस चीज को रिड्यूस करके बोला कि इससे बेटर डिसीजनिंग होगी, जो भी एग्जीक्यूटिव में डिसीजन होगा वो बेटर तरीके से होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका बॉम्बे एंड मद्रास प्लेस्ड अंडर बंगाल अथॉरिटी, ये मैंने आपको यहाँ कवर कर ही दिया। ओके, तो इसका एक फीचर रह गया जो मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। मीन डिस्टिंक्शन,
जो इनके बीच एक क्लैरिफिकेशन नहीं थी ना कि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन जो थे उनको कौन देखेगा, तो ये इन्होंने इस चीज़ को सेपरेट कर दिया कि कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो कौन देखेगा और पॉलिटिकल एक्टिविटी कौन देखेगा। ओके, तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो आपके कमर्शियल एक्टिविटी है वो डायरेक्टर, कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, और जो आपकी पॉलिटिकल है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेंगे। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टूड। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको इस चीज को फ्लो चार्ट में करना है तो फ्लो चार्ट में आप देखें पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें क्या काम किया गया, ड्यूल सिस्टम कंट्रोल लाया गया और स्ट्रॉन्गर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या किया गया, स्ट्रॉन्ग किया गया। ड्यूल सिस्टम में क्या आए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल, और स्ट्रॉन्गर गवर्नमेंट में पावर जो है गवर्नर जनरल की वो इंक्रीज कर दी और काउंसिल को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो आपने इस चीज को फ्लो चार्ट में भी समझ लेना है। तो इम्पोर्टेंस क्या हुई इस एक्ट की, इस एक्ट की इम्पोर्टेंस जो हुई, सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस क्या हुई, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडिया में रूल करने लगी। पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी ना, अभी यहाँ पर किसका पोसेशन आ जाएगा, अभी ब्रिटिश का पोसेशन आ जाएगा और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन होगी। कि जो भी गवर्नर जनरल है, कोई भी प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल, वो किसको सबॉर्डिनेट करेगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तो यहाँ से सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन आ गई। यहाँ पर फ्यूचर गवर्नेंस की भी फाउंडेशन रख दी गई। ओके, तो ये हमारे इंडिया के लिए जो एक स्टेप फॉरवर्ड था, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें ली गई। तो कनेक्शन क्या बना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हम तो इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि इसका रेफरेंस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो सबसे पहले देखो सेंट्रल कंट्रोल, सेंट्रल कंट्रोल मतलब कि आप देखें कि जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो सेंट्रल कंट्रोल में आ जाता है। ओके, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। पावर की सेपरेशन होगी, जुडिशरी जो है वो अलग, उसको पावर डिवाइड की गई है। जो आपका लेजिस्लेचर है उसको अलग की गई है और आपका एग्जीक्यूटिव है उसको अलग की गई है। तो यहां से सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकेम अकाउंटेबल, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होगी अर्ली इंडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए। तो यहाँ से क्या होगा कि जो भी एग्जीक्यूटिव काम करेगी वो लेजिस्लेचर को बताएगी। तो यहाँ से क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी बनेगी। तो समरी के रूप में हम देखें तो देखिए समरी क्या आती है, एक टर्निंग पॉइंट आता है पिट्स इंडिया एक्ट। ओके, और कंपनी जो है वो गवर्नमेंट, कंपनी का रूल जो शिफ्ट होगा वो गवर्नमेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल में शिफ्ट होगा। और ये पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट स्टेप भी रहा है। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक ही है। आई होप आपने सबने अच्छे से पिट्स इंडिया एक्ट को समझा है। ओके, थैंक यू ऑल। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका करेंगे नेक्स्ट एक्ट जो है एक्ट ऑफ 1786। वो एक्ट कुछ खास नहीं है बट हम उसको कर लेंगे। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रेफरेंस में देखना है तो आपके दो एक्ट जो आपके कंपनी रूल में आते हैं वो एक्ट हैं आपके रेगुलेटिंग एक्ट, इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा आपका है पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, ये दोनों एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस से अगर आपको पढ़ना है तो इम्पोर्टेंट है। ओके, बट हम इसलिए कर रहे हैं कि एक कनेक्शन बनता जाता है तो हम कनेक्शन से अच्छी तरह समझ सकते हैं। होप आप सबने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। If you find this video helpful, please like, share, comment to the fellow aspirants, subscribe the Mehra Mastery channel. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye everyone. Jai Hind.